बच्चों, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चंस में कैसे यूज किया जाता है। अभी तक जब भी आप लोगों ने कोई लीनियर मोशन या जिसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं उसमें एज्यूम करते हैं कि एज्यूम पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास एम। तो कोई पार्टिकल पॉइंट पे तो होता नहीं है। यू कांट से कि एक पॉइंट पार्टिकल होता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल थोड़ा तो स्पेस घेरता ही है। छोटा से छोटा पार्टिकल तो भी स्पेस घेरेगा। तो जो पॉइंट पार्टिकल होते नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस पार्टिकल हो या रैंडम पार्टिकल सपोज करो इस टाइप से हो और थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस में लेते हैं, ये वाई एक्सिस में लेते हैं, ये जेड एक्सिस में लेते हैं। एंड यहाँ बहुत सारे पार्टिकल एनालिसिस है और इन पार्टिकल के मास भी अलग अलग हो। सपोज कीजिए m1 मास है, m2 है, m3 है, m4 है, इस तरह से m5 है, mn है, बहुत सारे पार्टिकल। अब हर पार्टिकल की कुछ डिस्टेंस होगी ओ से, वो r1 होगी, r2 होगी, r3 होगी, r4 होगी। तो अगर हम डिस्टेंस का मास के रिस्पेक्ट में वेटेज एवरेज निकालें तो इफेक्टिवली एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वी कैन से कि सारा का सारा मास, इन सारे पार्टिकल का मास किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। एंड उसको हम पॉइंट मास को मान के हम जितने भी ट्रांसलेशन मोशन वाले क्वेश्चन है उस टाइप से लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि इतने सारे पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स का अगर हम डिस्टेंस का वेटेज एवरेज निकालें तो कैसे निकालना होगा कि अगर पार्टिकल सपोज कीजिए m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन है और इसके फिर कोऑर्डिनेट है x1 x, इसके सबके x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट ये हैं एंड सो ऑन, y एक्सिस से डिस्टेंस इनकी इस तरह से है, z एक्सिस की डिस्टेंस इनकी इस तरह है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम वेटेज ले रहे हैं कि x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, तो सारे जो मास है सपोज कीजिए mi मास है तो उसकी जो डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये वेटेज डिस्टेंस का सम हो गया। और उसको अगर हम सारे मास से डिवाइड कर देंगे या सारे मास ऐड कर दो तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जितने भी मास हैं उसके मास को उसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे, फिर सारे मास को ऐड कर देंगे, ये कर देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर जेड कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकाला जा सकता है कि सारे मास का जो भी मास है उसकी उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई किया एंड टोटल मास सम किया तो जेड कोऑर्डिनेट आ गया। ये तो हो गया एक्स वाई जेड में फॉर्मेट में। अब इसी को अगर देखा जाए कि हम इसमें सेंटर ऑफ मास का सपोज कीजिए पूरा आर वेक्टर में निकालना चाहें, ये क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे, फिर सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये के डायरेक्शन में, ये सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसी में इन सब चीजों को पुटअप कर दो ये बेसिकली आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी मास है उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करो एंड टोटल मास से डिवाइड करो, क्योंकि एक्स आई का फॉर्म भी होगा, यहाँ पे वाई आई हो जाएगा, यहाँ जेड आई हो जाएगा,
एम आई कॉमन हो जाएगा इंडिविजुअल मास के लिए, और अंदर वेक्टर बचेगा आर आई। सारे वेक्टर को, सारे मास के वेक्टर को, उसकी लोकेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लेना है आर फॉर्म में, उसको मास से मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेक्टर। अब इसको अब और स्पेसिफिकली ऐसे समझते हैं कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तब आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब सपोज कीजिए हम खाली 2 डायमेंशन पे बात करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट रखें। एक तो सेंटर ऑफ यहाँ पे हमने रख दिया m1 मास है, और एक d डिस्टेंस पे m2 मास है। m2 मास का कोऑर्डिनेट हो गया d0। ओके, अब ये दो मास है, एक यहाँ पे है मास, एक यहाँ पे है मास। अब दो मासेस का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो पहले m1 की हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 का x कोऑर्डिनेट, m1 के उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, m1 हो गया, x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया, प्लस m2 हो गया, m2 का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d हो गया। हम टोटल मास को आपको सम करना है, तो m1 प्लस m2 हो गया। ये इफेक्टिवली क्या आया, m2d m1 प्लस m2। ये तो सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, ये तो 0 ही 0 है, y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास में y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, केवल x कोऑर्डिनेट होगा, वो जो भी कहीं बीच में लोकेट करेगा। ये तो हो गया दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ निकालना बड़ा इजी है। इसी तरह आप मल्टीपल पार्टिकल हो, उनको भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, उसके भी क्वेश्चन होंगे, आप देखिए उसमें शायद किसी में। अब यही पे कोई पार्टिकल यहाँ पे भी रख दो, तब जब आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, x कोऑर्डिनेट भी निकलेगा सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। अब फिर से आते हैं, अभी हमने बताया कि जैसे x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सारे मासेस को उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर टोटल सारे मासेस को खाली सम करके डिवाइड कर दो, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट आएगा। बट ये है डिस्क्रीट मासेस के लिए। डिस्क्रीट मतलब एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, इस टाइप से। बट अगर कोई कंटिन्यूअस मास हो, सपोज कीजिए इस टाइप का ये है, बार है, फिर क्या करोगे, या डिस्क है, फिर क्या करोगे। तो जब कंटिन्यूअस हो गया तो फिर वहां पे कैलकुलस का यूज आ जाता है। तो ऐसे केसेस में जब कंटिन्यूअस मास होगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो अब इसमें क्या करोगे, छोटे छोटे मास लोगे, या आपने कोई डीएम मास लिया एंड अब इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वेरी स्मॉल मास। अब इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो डीएम मास का स्मॉल मास का निकालोगे, फिर वो पूरे पे इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो कंटिन्यूअस के केस में उस तरह से निकालते हैं। यही फार्मूला कंटिन्यूअस के केस में क्या आ जाएगा, जब कंटिन्यूअस मास होगा, जब कंटिन्यूअस मास है तब क्या हो जाएगा, यही जो ऊपर का सम है, तो x, इसका कोई कोऑर्डिनेट x होगा, और उसका जो मास आप डीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड ये सारे डीएम का इसी तरह सम करना होगा, तो ये बस इंटीग्रेशन हो जाता है। एंड नीचे भी आपका डीएम का इंटीग्रेशन करना होगा, सारे मासेस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस मास के केस में है फार्मूला। उसी से
इस पार्ट, ये पार्ट जो है डिस्क्रीट पार्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट आपने मल्टीप्लाई किया, फिर पूरे को सारे सारे स्मॉल स्मॉल जितने भी मासेस उसमें इंटीग्रेट कर दिया, टोटल सम निकालना है मासेस का, तो वो भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको वाई कोऑर्डिनेट भी कैसे निकालना होगा, तो उसमें क्या होगा, वाई डीएम करो, वाई के उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर पूरा मास को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जेड का भी फॉर्मूला बन जाता है। तो ये कंटिन्यूअस मासेस में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसके लिए ये हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका भी एक हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल कि सपोज करो ये है, हमने कोई ऐसा एक रॉड लिया हुआ है। अब रॉड की लेंथ क्या है, सपोज की जो एल है, रॉड की लेंथ एल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस रॉड की लेंथ एल है एंड मास, टोटल मास एम है। अब इसका अगर मुझसे कहा जाए ये सेक्टर है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अभी हमने बताया कि ऐसे केस में इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, हम पहले एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे लेंगे, बड़ी स्मॉल पार्ट, छोटा सा। तो छोटा सा पार्ट अगर है तो इसकी इसकी हम डिस्टेंस मान के चले dx, छोटा सा पार्ट है। अब इतने पार्ट का मास क्या होगा, तो पूरे पूरे एल लेंथ का मास m है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें लीनियर लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ कितना मास है, ये क्या हो जाएगा, टोटल एल लेंथ का मास m है, तो अगर इसको लैम्डा कर दिया तो पर यूनिट मास लेंथ क्या हो जाएगा, एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा। तो इस इतने का मास क्या हो जाएगा, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ dx लेंथ, ये कितना हो जाएगा, ये यूनिट लेंथ का मास है m/l, इसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर dx, ये इतने से छोटे से पार्ट का मास आएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ये dm है, छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कि एक्स, ये जो छोटा सा मास लिया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका मास, इसको आप पूरा इंटीग्रेट करोगे एंड देन केवल मास को आप नीचे इंटीग्रेट करोगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर को लिखोगे x, dm क्या है, dm इज m/l dx, नीचे भी क्या हो जाएगा, ये dm ही करना है, m/l dx, बस आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो m/l इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, m/l इज कांस्टेंट, अंदर हो जाएगा x dx, एंड नीचे भी m/l बाहर आ जाएगा, तो ये केवल dx में इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो कट जाएगा। फाइनली ये क्या बचा, x dx एंड नीचे केवल dx में इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होना कहां तक है, आप ये देखिए, ये x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक जा रही है, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस l है, x की वैल्यू 0 से l जा रही है, तो उसको हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से l तक, यहाँ भी 0 से l तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x²/2 0 to l, नीचे क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है, तो x ये 0 to l इंटीग्रेशन हो गया। इफेक्टिवली आप इसमें पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा L² by 2 डिवाइडेड बाई एल, दैट इज इक्वल टू L/2। एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की तरफ वाई की तरफ कुछ है नहीं। ये रॉड हम एकदम इस पर मान रखें कि एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली L/2 पे आएगा। ये जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें यू कैन गेस आल्सो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो लाई करेगा। अब चूंकि रॉड जो है ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है कहीं ना कहीं मिडिल में ही लाई करना चाहिए, वही आ गया L/2 आ गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस L है L/2 पे होगा, तो सिमेट्रिक है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे आ गया। इसी तरह से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें डिस्क डिस्क का, राउंड डिस्क का, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आप इसको कैलकुलस को यूज करके आप निकालेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास इसके क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। स्पेयर लोगे तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, दैट इज आल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो भी एकदम ऐसा पॉइंट जहां से सारा कुछ सिमेट्रिकल हो वो भी उसके सेंटर पे ही होगा। तो कुछ जो सिमेट्रिक चीजें हैं उसमें तो आप सेंटर मास गेस कर सकते हो, बाकी चीजों में बेसिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। तो कुछ हम जो नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होंगे, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट होंगे, उनके सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक आप कुछ अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।